विद्यार्थियों पढ़ते हैं अन्योक्ति मौक्ति कहानी। संस्कृत पद्य वाले खंड में इस पाठ का आज पढ़ेंगे 5वां। क्यों 5वें 6वें का उच्चारण करते हैं और इसके बाद इसका शब्दार्थ नोट करेंगे। बोलिएगा। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत नसा वक सहस्रेण परितस तीरवासिना अहम अस्मि नीलकंठस तव खलु तुष्यामि शब्दमात्रेण नाहम जलधर भवतस चातक इव जीवनम याचे। शब्दार्थ में ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ वो की मात्रा लगी है सब विसर्ग बनेंगे और जहाँ भी आधा सा है वो भी विसर्ग ही बनेगा। ये आप पढ़ते हुए सीख रहे हैं, ठीक है। शब्दार्थ देखें। एकेन एक राजहंसेन, राजहंस से एक पक्षी होता है जिसको राजहंस कहा जाता है। लोग उसे हंस कहते हैं। वैसे गांव वाले सारस को हंस कहते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राजहंसेन यानी कि राजहंस से ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में ये पक्षी पाए जाते हैं और इनकी खासियत ये है कि दूध और पानी दोनों मिला के रख दें तो दूध पी लेंगे और पानी छोड़ देंगे कटोरी में। दोनों मिला के रख देंगे तो दूध पी जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं। ये इनकी खासियत है। अब क्या उनके मुंह में कौन सी ऐसी व्यवस्था है वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन ऐसी खासियत बताई गई है। तो या जो शोभा, शोभा माने शोभा ही होगा, आप सुंदरता कह सकते हैं। सरसा, देखो वो की मात्रा को हमने विसर्ग बना दिया, ठीक है। सरसा जलाशय की, भवेत होगी, ना नहीं यानी कि नहीं होगी, सा वह शोभा, वह सुंदरता, वक, वक माने होता है बगुला, सहस्रेण हजार, हजार बगुलों से, परितः चारों ओर, तीर, तीर माने किनारा। ये एरो वाला तीर नहीं है जिससे कि लोग शिकार करते हैं, बाढ़ वाला नहीं है। नदी के किनारे को भी तो तीर कहा जाता है। तो ये तीर का शब्द, जो तीर शब्द है उसका अर्थ ये यहाँ पर किनारा वाला बन रहा है। तीर यानी कि किनारे, वासिना रहने वाले। ध्यान दीजिएगा, दो जगह यहाँ पे संधि मिलेगी आपको। सरसा धन भवेत, सरसा धन भवेत, भले अलग अलग है लेकिन भा की वजह से ही यहाँ पर संधि हुई है, इसलिए दोनों को हम मानते हैं कि जोड़ा गया था, बाद में ये हटा है, ठीक है। विसर्ग संधि हुई है, विसर्जनीय से सह और ससजुसोरु, ये सूत्र है। ये हाई स्कूल के कोर्स में मिलेगा पढ़ने के लिए। परितः धन तीर, परितः धन तीर, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है और एकमात्र सूत्र लगेगा विसर्जनीय से सह, विसर्ग को सा कर देता है। आगे बढ़िएगा, प्रसंग नोट करें। प्रस्तुत संस्कृत अन्योक्ति में प्रस्तुत संस्कृत अन्योक्ति में
राजहंस के माध्यम से श्रेष्ठ और महत्वहीन लोगों की स्थिति का चित्रण किया गया है। हिंदी अनुवाद। जलाशय की जो शोभा एक राजहंस से होती है, वह शोभा यानी कि वह सुंदरता, वह शोभा कोष्ठक में सुंदरता जलाशय के किनारे रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं हो सकती। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो अकेले ही जहाँ पहुँचते हैं वहाँ सुंदरता बढ़ा देते हैं। उनकी बराबरी हजार लोग नहीं कर सकते। अब अन्योक्ति का दूसरा अर्थ यदि समझना हो तो ये कहा जा सकता है, एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति से समाज की जो शोभा होती है वह शोभा हजारों अनपढ़ और मूर्खों से कभी नहीं हो सकती। बात समझे ना। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को राजहंस के अनुसार चलना है, बगुला नहीं बनना है, भीड़ नहीं दिखानी है। बात समझे ना। अच्छा, आप खुद अपने क्लास में कल्पना करो कि संस्कृत में गिने चुने 3 लोग हैं और कला में बहुत ढेर सारे विद्यार्थी हैं। अब जब रिजल्ट आएगा तब एक बार देख लीजिएगा, और जब नौकरी चाकरी फार्म भरेंगे तब देख लीजिएगा कि समाज की श्रेष्ठता कहाँ से दिख रही है। चलिए, विद्यार्थी सभी विद्यार्थी हैं। केवल कहने का उद्देश्य यही है कि पढ़ने का शौक़ हो तो विद्यार्थी है, केवल बैग लेकर के आना विद्यार्थी तो नहीं है। अगला पद्य, अहम मैं, अस्मि हूँ, नीलकंठः मयूर, मैं मोर हूँ, कोई कह रहा है, मयूर बता रहा है। तब तुम्हारे खलु निश्चित रूप में, यह एक अव्यय पद है विद्यार्थियों, खलु निश्चित रूप में, तुष्यामि संतुष्ट हो जाता हूँ, शब्द मात्रेण, शब्द मात्र सुनकर, अर्थात तुम्हारे गरजने मात्र को सुन करके मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। नहीं, अहम मैं, जलधर, हे बादल। बच्चों, जिसके आगे संबोधन का चिन्ह लगा होगा उसका अर्थ जब निकालेंगे तो हे पहले लगाएंगे और संबंधित शब्द का अर्थ बाद में रखेंगे। देखो यहाँ जलधर माने बादल होता है और चिन्ह लगा है संबोधन का, तो हम अर्थ ले रहे हैं हे बादल। ठीक है ना। आगे चलो, भवतः आपके,
या आप से, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। वैसे अर्थ है आपके। चातकः, चातक एक पक्षी होता है जिसे गांव वाले पपीहा कहते हैं। इव के समान, मैं आपके चातक के समान। जीवनम, जीवन अर्थात जल। याचे मांगता हूँ, याचे मांगता हूँ। कुछ संधित पद देखिएगा। नीलकंठः धन तव, लगभग आप इसको जान चुके होंगे। ये स्थिति पिछले वाले पद्य में भी थी। विसर्ग संधि हुई है, विसर्जनीय से सह सूत्र लगा है। भवतः धन चातक, विसर्ग संधि हुई है और इसके बाद श्चुत्व संधि भी हुई है। पहले भवतस् चातक बनेगा, फिर श्चुत्व संधि हो जाएगी। तो विसर्जनीय से सह और स्तोष चुनाश्चु, दो सूत्र लगेंगे, है ना। अब इसका प्रसंग देखो, ध्यान दीजिएगा। प्रसंग नोट करेंगे। प्रस्तुत अन्योक्ति में बादल को संबोधित करते हुए मयूर, मयूर माने मोर, राष्ट्रीय पक्षी है ना, कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, पांचवें में राजकीय पक्षी का उल्लेख हुआ है और छठवें में राष्ट्रीय पक्षी का उल्लेख हुआ है। तो राजकीय जो था वो था सारस और राष्ट्रीय है मयूर। तो देखिए, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पक्षी कहा गया, क्योंकि इसका जो धैर्य है, इसका जो जीवन जीने का तरीका है, वो बाकी लोगों से अलग है। तो हिंदी अनुवाद समझिएगा। हे बादल, मैं मयूर हूँ, मैं मयूर हूँ। मैं निश्चित रूप में तुम्हारे शब्द मात्र से संतुष्ट हो जाता हूँ। मैं आपके चातक के समान आपसे जीवन अर्थात जल नहीं मांग रहा हूँ। जीवन अर्थात जल नहीं मांग रहा हूँ। अन्योक्ति वाला दूसरा अर्थ आप समझिएगा। एक तो अर्थ लिख लिए होंगे ना, एक अनुवाद हो गया होगा। अब दूसरा अर्थ अन्योक्ति का क्या निकलेगा। कोई धैर्यवान और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। दो तरीके के व्यक्ति समाज में होते हैं, एक स्वाभिमानी होते हैं और एक स्वार्थी होते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, वो अपने मान सम्मान के लिए कष्ट सह लेगा, लेकिन हर जगह हाथ नहीं फैलाएगा। बात समझे ना। भूखा रह जाएगा, लेकिन वो ये कोई सोचे कि अपमान दे करके खाना खिलावे तो वहाँ नहीं जाने वाला है। तो ये जो मयूर है, ये स्वाभिमानी है। ये किसी से मांग कर नहीं जीना चाहता, ये स्वयं अपनी मेहनत पर जीना उचित समझता है। तो अब दूसरा अर्थ ये है कि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति किसी से कह रहा है, महोदय, मैं आपसे केवल मिलने के लिए आपके पास आता हूँ। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ लेने आ रहा हूँ, कुछ मांगने नहीं आता।
ये दिमाग से निकाल देना कि हम कुछ मांगने आए हैं। बात समझे ना? तो अच्छा, चातक की क्या खासियत है? चातक का भी अपना कोई संबंध है बादल से। ऐसी मान्यता है कि वो ज़मीन का पानी नहीं पीता। जो पानी भर जाता है गड्ढे तलैया इत्यादि में, नहीं पिएगा वो डायरेक्ट जब बारिश होती है तो चोंच ऊपर करके पानी पी लेता है, उसी से जीता है। क्योंकि एक कवि ने लिखा है चातक के बारे में, पपीहा का मन देख कर धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा ताऊ न बोरी चंच। मतलब यह है कि पपीहा ऐसा पक्षी है कि जहाँ का पानी पीना चाहता है उसी का पानी पिएगा। बादल का, सीधे स्वाति नक्षत्र की बारिश का पानी पीता है। और कोई उसको जान से मार के तालाब में फेंक दे, मुर्दा हो जाए तब वो पानी में फेंक दो तो भी चोंच ऊपर किए रहता है, मरते समय चोंच ऊपर कर लेता है। क्यों? उसकी मान्यता है कि हम दूसरा पानी नहीं पिएंगे। समझे ना? तो अजीब सी बात है। ये हमारे शास्त्रों और कविताओं में यानी कि काव्यों में जो कुछ लिखा है, कुछ तो खास बात होगी, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं। यही स्वाभिमान पूर्वक जीना है। 7वें पद्य को देखते हैं। यहाँ भी स्वाभिमान की ही बात की गई है। अग्निदाहे, उच्चारण कीजिएगा, अग्निदाहे नमे दुखम छेदे न निकषे नवा यत्तदेव महद्दुःखम गुंजया सह तोलनम। ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ देखें। यहाँ सोने की, जो स्वर्ण होता है, गोल्ड, सोना सुने होंगे, जो हम लोग खरीदते हैं, जो बहुत बहुमूल्य रत्नों में यानी कि धातुओं में से है, तो वो अपने मन के दुख को बता रहा है। कैसे बता रहा है, अभी शब्दार्थ के बाद इसको स्पष्ट करते हैं। अग्निदाहे, आग में जलाने से। सोना कहाँ पिघलाया जाता है? आग में। जो तपता है वही सोना बनता है, ऐसी कहावत भी आपने सुना होगा। अग्निदाहे, अग्नि में जलाए जाने पर यानी कि डाले जाने पर, ना नहीं होता मैं मुझको दुखम दुख। आग में डाले जाने पर भी मुझे दुख नहीं होता। तब कहाँ दुख होता है? अभी आगे की लाइन आएगी, देखिएगा। छेदे, काटे जाने पर, वो कटर से काटता भी है तो सोने को आवश्यकता अनुसार, तो छेदे काटे जाने पर, न, या भी जुड़ेगा, नहीं, अर्थात काटे जाने पर भी दुख नहीं होता। निकसे, कसौटी पर। निकस माने कसौटी होता है। अच्छा, कसौटी क्या होता है? एक ठी पत्थर होता है जो सोनारों के यहाँ होता है। जो सोनार होंगे, अगर कोई विद्यार्थी सोने का कारोबार घर में हो रहा है तो जानता होगा। तो एक पत्थर होता है जिस पर सोने को रगड़ के पता लगाया जाता है कि असली है कि नकली है। अभी बताएंगे कैसे पता लगता है, ठीक है? आखिर क्या तरीका, हम कैसे जान लेते हैं कि असली है कि नकली? चलो अभी चर्चा कर लेंगे। काला पत्थर होता है एक, उसको निकस यानी कसौटी कहा जाता है। निकसे कसौटी पर न, नहीं, वा अथवा। यत, जो दुख होता है, यत माने जो दुख होता है, तद वह एव यही, महद दुखम, सबसे बड़ा दुख है। गुंजया, गुंजा माने रत्ती, एक बटखरा होता है सोनारों के यहाँ, रत्ती कहते हैं उसको, है ना? तो उस रत्ती के सह माने साथ, तोलनम, तौलना। ध्यान दीजिएगा,
जब सोनार हमको रत्ती के बराबर तौलता है तब मुझे तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि रत्ती की कोई कीमत नहीं है, एक पैसे की कीमत नहीं है उसकी। बहुमूल्य तो सोना है ना, सोने के बराबर कोई चीज़ तौली जाए, लेकिन तौला क्या जाता है? आप गांव में से कुछ खरीदने जाते हैं, घी खरीदने गए मान लो, तो 1 किलो घी कम से कम 1000 रुपये तो होगा ही, या कम हो 150 रुपया, लेकिन उसको इतना बड़ा अद्धा उठा लेंगे, वो एक बराबर तौल के दे दें। अब घी कीमती है कि अद्धा, आप खुद समझ लो। यानी कि उसका दुर्भाग्य है कि उसके बराबर उसे तौला जा रहा है। क्या उसके बराबर बैठने लायक है? नहीं ना। यही बात रत्ती की है और यही बात सोने की है। सोना कह रहा है मुझे ऐसी चीज़ के बराबर तौलते हैं, मेरी तुलना उससे करते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। भाई मुझे सम्मान मत दो, कितना भी कष्ट सह लूँ कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब कोई हमारी बराबरी किसी तुच्छ आदमी से करता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। ये कह रहा है, समझिए कितनी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा कुछ शब्द हैं जो संधि वाले हैं, देख लीजिएगा। यद धन तद, यद धन तद, धन एव। यहाँ यद और तद में संधि हो रही है। यद का दा और तद का त, दा धन ता बराबर त। खरिचा चर तो संधि की गई है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ठीक, समझिएगा, थोड़ी सी कठिन जरूर लग रही होगी। पहला अक्षर आता है चरतों में। महत धन दुखम, महत धन दुखम, ता धन दा बराबर द, झलाम जशो अंते, जस्तो संधि। समझ पा रहे होंगे। अब कहीं संधि नहीं है। अच्छा, कसौटी की बात कर लेते हैं। कसौटी एक पत्थर होता है, काला पत्थर होता है, सोनार लोग अपने यहाँ रखते हैं। जब कोई सोना ले जाता है, ख़ास तौर से अपने वाले को कभी नहीं परखते कि असली कि नकली है। अपना चाहे जितना नकली हो बेच लेंगे, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो उसको उस पर रगड़ के पता लगाते हैं असली कि नकली है। अब कैसे पता लगता है, ये बात समझने वाली है। होता ये है कि उस सोना मुलायम धातु होती है, आप जानते होंगे। सोना बहुत ही मुलायम धातु है, जरा सा दबाएंगे वो मुड़ जाएगा। लेकिन सोने जैसी एक और धातु है जो सोने से ज़्यादा चमकती है, पीतल या और कोई चीज़। तो गांव वाले एक नाम देते हैं उसको, मैं कहूँ आप लोगों के यहाँ पता नहीं उस शब्द चलता है कि नहीं चलता है। मैंने हमारे उधर तो सुना है रोल गोल बोलते हैं। ठीक है, तो सोने जैसा दिखता है, नकली आभूषण वैसे बन के आते हैं। तो होता क्या है, जब सोने को कसौटी पे रगड़ा जाता है तो सोना चमकता है जहाँ रगड़ पड़ती है, लेकिन उसमें से ज़रा सा कटता नहीं है, कटेगा नहीं। तब रगड़ करके सोने को नहीं देखता है, वो अपनी कसौटी को देखता है, काला काला रहता है। तो अगर नकली होगा तो कुछ बुरादा कट के उसमें चिपक जाएगा। तो अगर कट के नहीं चिपका तो असली है, और कट के चिपक गया तो पीतल आदि दूसरी धातु है। कुछ समझे क्या? आज तक जिंदगी में किसी ने ये बताया था? नहीं, और ना कोई बताएगा, ये भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, तो आप सोचेंगे कि आप कैसे, अरे हाँ, हम ऐसे सोच के जान लेते हैं। हम सोचते कुछ ज़्यादा, सर्चिंग पॉइंट ज़्यादा काम करता है। चलिए, तो अब अनुवाद की बात करते हैं। प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत अन्योक्ति में अपने मन के कष्ट को व्यक्त करते हुए स्वर्ण कह रहा है। देखिए, स्वर्ण इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि सोना शब्द का 2 अर्थ होता है, टू स्लीपिंग भी होता है, इसलिए स्वर्ण लिखा देते हैं। ठीक है ना। स्वर्ण कहता है, डैश दीजिए और हिंदी अनुवाद लिखिए। मुझे अग्नि में जलाए जाने पर, यानी तपाए जाने पर दुख नहीं होता। प्रसंग छूट गया है, चलो बाद में बता देंगे। मुझे अग्नि में तपाए जाने पर दुख नहीं होता।
अथवा काटे जाने या कसौटी पर रगड़े जाने पर दुख नहीं होता। काटे जाने या कसौटी पर रगड़े जाने पर भी दुख नहीं होता। मुझे जो दुख होता है, मुझे जो दुख होता है वह सबसे बड़ा यही दुख है, वह सबसे बड़ा यही दुख है रत्ती के बराबर तौलना। अर्थात जब मूल्यहीन के साथ मेरी तुलना करते हैं, बढ़ा लीजिए, अर्थात जब मूल्यहीन के साथ मेरी तुलना करते हैं तब मुझे बहुत दुख होता है। ये अलग से मैंने जोड़ा है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अभी आपने कहा प्रसंग छूट गया है। आप तीनों लोगों में से किसी ने लिखा है प्रसंग किसी का पूरा हुआ है? अनुवाद भी न छूट जाए, पूरा करो उसको, बताते। लिख पाए थे? कल्पना लिख पाए थे प्रसंग? अभी इसके पहले जब बताए, बस वहीं तक है, डैश लगा के आगे हो जाएगा पूरा। अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए स्वर्ण कह रहा है। इसके पहले हमने जोड़ा है प्रस्तुत अन्योक्ति में, है ना। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक 2 पद्य बचा हुआ है, इसको हम एक और वीडियो में कवर करेंगे।